हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की थर्ड यूनिट मैट्रिसेस ऑफ व्यू। इसमें कुछ विशेष प्रकार की मैट्रिक्स पढ़ेंगे। पहली मैट्रिक्स है सम ऑफ व्यू। सम ऑफ व्यू आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। एनसीईआरटी की बुक में नहीं दी है, रिफ्रेशर बुक में दी गई है। सम ऑफ व्यू आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? कोई भी वर्ग मैट्रिक्स, ऐसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका वर्ग निकालें और ए प्राप्त हो जाए, ए स्क्वायर इक्वल ए आ जाए, तो मैट्रिक्स ए को सम ऑफ व्यू कहा जाता है। कोई वर्ग मैट्रिक्स ए सम कहलाती है यदि ए स्क्वायर इक्वल ए। किसी वर्ग मैट्रिक्स, ध्यान रखना स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई वर्ग मैट्रिक्स सम मीन्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है यदि उसका वर्ग करें और वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। पेपर में प्रश्न आता है कोई मैट्रिक्स दे देगा एक और कहेगा, इसके अंदर अंक लिखे होंगे, कहेगा कि सिद्ध करो कि सम मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो ए का स्क्वायर निकालेंगे, ए का ए से इंटू करेंगे और यदि ए दोबारा प्राप्त हो जाए तो कहेंगे कि ए एक सम ऑफ व्यू है। इसके बाद अगली मैट्रिक्स है प्रतिकेंद्रज ऑफ व्यू, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। प्रतिकेंद्रज ऑफ व्यू इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, कोई वर्ग मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, कोई वर्ग मैट्रिक्स से प्रतिकेंद्रज कहलाती है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाती है यदि ए स्क्वायर इक्वल आई आ जाए। आपको एक मैट्रिक्स दी होगी, ये अंदर इसके अवयव होंगे और ए का स्क्वायर निकालें, मीन्स ए का ए से इंटू करें और आई आ जाए 1001 तत्समक मैट्रिक्स यदि प्राप्त हो जाए तो इस मैट्रिक्स ए को प्रतिकेंद्रज ऑफ व्यू कहते हैं, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाती है। इसके बाद शून्य सम ऑफ व्यू नीलपोटेंट मैट्रिक्स, शून्य सम ऑफ व्यू नीलपोटेंट मैट्रिक्स, कोई वर्ग मैट्रिक्स ए शून्य सम कहलाती है कोई वर्ग मैट्रिक्स से घात m और इंडेक्स m है, घात m की शून्य सम मैट्रिक्स कहलाती है यदि ए टू दी पावर m इक्वल ओ प्राप्त हो जाए। ओ शून्य मैट्रिक्स है। ऐसे आपको एक मैट्रिक्स दी है, ये अंदर अंक दिए होंगे
वर्ग मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रो है 2 कॉलम है। अब ये स्क्वायर निकालें और शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, इसे ओ कहेंगे। तो ये घात 2 का इंडेक्स 2 घात 2 का शून्य समआव्यूह कहलाता है। इंडेक्स 2 का नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। यदि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर निकाला और इसमें भी 0 0 नहीं आया, कोई अंक आ गए, तो ए क्यों निकालेंगे, और यदि 0 0 आ गया, शून्य मैट्रिक्स आ जाएगी, तो ये इंडेक्स एम इंडेक्स 3 घात 3 का शून्य समआव्यूह कहलाएगा। तो ए स्क्वायर निकालेंगे, शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा, तो घात 2 का शून्य समआव्यूह हो जाएगा। यदि ए स्क्वायर से शून्य आव्यूह प्राप्त नहीं होता, ए क्यू निकालेंगे और ए क्यू से शून्य आव्यूह प्राप्त हो जाएगा 0 मैट्रिक्स, तो घात 3 का शून्य समआव्यूह कहलाएगा। इसके बाद आता है लांबिक आव्यूह, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। लांबिक आव्यूह, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कोई वर्ग मैट्रिक्स, इसमें ये ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स हैं वो वर्ग मैट्रिक्स होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, वो कॉलम बराबर होंगे। कोई वर्ग मैट्रिक्स से लांबिक कहलाती है, ऑर्थोगोनल यदि ए डैश या ए डैश है ए का ट्रांसपोज, ए का परिवर्त, ए का ए डैश से इंटू करें और ए डैश का ए से इंटू करें, आई प्राप्त हो जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स, तत्समक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, तब इस मैट्रिक्स ए को लांबिक आव्यूह कहा जाएगा। ऐसे आपको एक मैट्रिक्स ए दी है, इसका ए डैश निकाल लेंगे वो कॉलम चेंज करके, और ए का ए डैश से इंटू करेंगे तो 1 0 0 1 आ जाएगा, इसे आई कह देंगे। फिर ए डैश का ए से इंटू करेंगे तो ये भी 1 0 0 1 आ जाएगा, इसे आई कह देंगे। तो ए डैश और ए से दोनों आई आ गए, तो इस मैट्रिक्स ए को लांबिक आव्यूह कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती हैं। तो ये 4 तरह की मैट्रिक्स है। प्रोफेसर बुक हैं, जितनी भी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक हैं, उनमें प्रश्न दिए हैं कि सिद्ध करो ये समसम आव्यूह है, तो इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। एनसीईआरटी में ये वाले मैट्रिक्स नहीं दिए हैं, तो आप इनको याद करके रखें। इसके बाद अगला टॉपिक आता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, इसको आपने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा है। सेम वही डेफिनेशन है जो फर्स्ट यूनिट में अपन ने लिखी थी। ए बी इक्वल ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए, आई प्राप्त हो जाए तो मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए का व्युत्क्रम कहलाती है, मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स कहलाती है, और मैट्रिक्स बी का भी इन्वर्स कहलाती है। तो ए बी का इन्वर्स है तो बी ए का इन्वर्स है। लेकिन जो ए और जो बी मैट्रिक्स हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, वर्ग मैट्रिक्स हैं। तो ये इसकी परिभाषा होगी, यदि ए कोटि एम का एम ले लो एन ले लो एक वर्ग आव्यूह है, if A is a square matrix of order m,
कोटि m का मतलब m वो है, वो m ही कॉलम है, एक वर्ग अवयव है तथा एक अन्य अवयव एक अन्य अवयव उसी कोटि का तथा एक उसी कोटि m का एक अन्य अवयव मीन्स मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर की एक अदर मैट्रिक्स है B, ऐसा अस्तित्व में है कि A इंटू बी इक्वल B इंटू A इक्वल I, तब मैट्रिक्स B कॉमा मैट्रिक्स A का व्युत्क्रम कहलाती है। मैट्रिक्स B मैट्रिक्स A का व्युत्क्रम है तो मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B का भी व्युत्क्रम होगा। यदि x 1/x का व्युत्क्रम है, x का व्युत्क्रम 1/x है तो 1/x का व्युत्क्रम x होगा निश्चित रूप से। तब मैट्रिक्स B मैट्रिक्स A का व्युत्क्रम कहलाती है तथा इसे A इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात दैट इज A इनवर्स इक्वल B। B A का इनवर्स है तब A इनवर्स B होगा, और यदि A B का इनवर्स है तब B इनवर्स A होगा। दोनों ही सही हैं। A यदि B का इनवर्स है तो B A का इनवर्स होगा। A ऑर्डर M का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसी सेम ऑर्डर का एक अदर मैट्रिक्स B ऐसा एग्जिस्ट है कि AB इक्वल BA इक्वल I, तब मैट्रिक्स B मैट्रिक्स A का इन्वर्स कहलाती है और इसे A इन्वर्स से डिनोट करते हैं, अर्थात A इन्वर्स इक्वल B। इसमें कुछ नोट पॉइंट हैं। पहला यह है कि यदि मैट्रिक्स B मैट्रिक्स A का व्युत्क्रम है, मैट्रिक्स B मैट्रिक्स A का इन्वर्स है, तो मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B का व्युत्क्रम होता है। मैट्रिक्स A इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स B होगा। दूसरा नोट पॉइंट आएगा इसमें कि कौन सी मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, तो केवल वर्ग मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो आयताकार मैट्रिक्स का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आयताकार मैट्रिक्स का व्युत्क्रम मीन्स इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों ज्ञात नहीं कर सकते? क्योंकि आयताकार मैट्रिक्स में वर्ग मैट्रिक्स में तो दो रो हैं तो दो कॉलम होंगे, तो पहली रो और दूसरी पहली मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स की कोटियां समान होंगी। पहली 2x2 की है तो दूसरी 2x2 की होगी, पहली 3x3 की है तो दूसरी 3x3 की होगी। लेकिन जब आयताकार मैट्रिक्स हैं तो पहली मैट्रिक्स यदि 2x3 कोटि की है तो दूसरी मैट्रिक्स की कोटि ऑर्डर बदल जाएगा, 3x2 हो जाएगा, तो इनका गुणा नहीं होगा। ए बी और बी ए गुणा हो जाएगा लेकिन ए बी और बी ए इक्वल नहीं आएगा। तो इस तरह से आयताकार मैट्रिक्स का व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता, केवल
वर्गाकार मैट्रिक्स का व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तीसरा है कि यदि ए तथा बी कोटि n या m के वर्गाव्यूह हैं, ए और बी कोटि n के वर्गाव्यूह हैं, तब ए बी का इन्वर्स इक्वल बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होता है। ये भी व्युत्क्रम नियम कहलाता है, रिवर्सल लॉ कहलाता है। आपने ए बी का परिवर्त पढ़ा था, बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। इसी तरह से ए बी का इन्वर्स इक्वल बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव कर लेते हैं। हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि देखो क्या जानते हैं, ए का ए इन्वर्स से इंटू करेंगे तो आई आता है। ए इन्वर्स ए का प्रतिलोम है, तो किसी मैट्रिक्स का उसके प्रतिलोम मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो तत्समक मैट्रिक्स प्राप्त होता है। अब यहाँ पर ए के स्थान पर ए भी लिखेंगे इंटू, फिर ए के स्थान पे ए भी लिखेंगे तो ए बी इन्वर्स इक्वल आई। दोनों पक्षों में ए इन्वर्स का गुणा करने पर, ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो ए इन्वर्स इंटू ए बी इन्वर्स इक्वल ए इन्वर्स आई। ए इन्वर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन किया है, पहले लिखा है, इधर ए इन्वर्स पहले लिखा है तो इधर भी ए इन्वर्स पहले लिखेंगे। अब ए इन्वर्स के साथ ए आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको एक साचर नियम बताया था कि ए इंटू बी सी इक्वल ए इंटू बी इंटू सी। ए का बी सी से इंटू करें या ए बी का सी से करें, तो इसमें ए इन्वर्स का ए से हो जाएगा, ए इन्वर्स इंटू ए इंटू बी इंटू ए बी इन्वर्स। और किसी भी मैट्रिक्स का इकाई मैट्रिक्स से गुणा करोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ता, ए इन्वर्स ही आएगा। तो एक और यहाँ पे है, तथा साचर नियम है, एसोसिएटिव लॉ है, किसी मैट्रिक्स को बाहर निकाल सकते हैं और इसमें किसी मैट्रिक्स का तत्समक मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है। अब ए इन्वर्स ए आई होता है, तो आई इंटू बी इंटू ए बी इन्वर्स इक्वल ए इन्वर्स। आई का बी से इंटू करोगे, मैंने बताया था किसी मैट्रिक्स का इकाई मैट्रिक्स से गुणा करोगे तो बी आएगा, तो बी इंटू ए बी इन्वर्स इक्वल ए इन्वर्स। यहाँ पर आई का बी से इंटू करोगे तो बी आएगा। अब दोनों पक्षों में बी इन्वर्स का गुणा करने पर बी इन्वर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, दोनों पक्षों में पूर्व गुणन कर देते हैं, बी इन्वर्स बी इंटू ए बी इन्वर्स इक्वल बी इन्वर्स ए इन्वर्स। दोनों साइड प्रारंभ में बी इन्वर्स का इंटू कर दिया, बी इन्वर्स भी आई होता है, तो आई इंटू ए बी इन्वर्स, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। अब आई का किसी ए बी इन्वर्स से भी एक मैट्रिक्स है, आई इकाई मैट्रिक्स है, इसका किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ता, तो ए बी इन्वर्स इक्वल बी इन्वर्स ए इन्वर्स। हैंस पुट इसके बाद अगला गुणधर्म है
अगला फोर्थ गुणधर्म है ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है। मतलब किसी मैट्रिक्स का प्रतिलोम निकालें और फिर उसका दोबारा प्रतिलोम निकालें तो ए प्राप्त होता है। ऐसे मैंने बताया था ए के परिवर्त का परिवर्त ए होता है। इसी तरह से ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है। और पांचवा गुणधर्म है, इसको सवालों से प्रूव करेंगे, एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे। और केवल वर्गाकार मैट्रिक्स का ही प्रतिलोम मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से व्यतिक्रमणीय आव्यूह और इसके कुछ महत्वपूर्ण नोट पॉइंट हो गए। इसके बाद किसी मैट्रिक्स का व्यतिक्रम ज्ञात कैसे करते हैं, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक रूपांतरण का उपयोग करते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा किसी वर्ग मैट्रिक्स का व्यतिक्रम ज्ञात करना। फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। प्रारंभिक रूपांतरण, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, प्रारंभिक रूपांतरण से किसी मैट्रिक्स का व्यतिक्रम कैसे प्राप्त करेंगे। आगे अगली यूनिट में किसी वर्ग मैट्रिक्स के व्यतिक्रम का एक दूसरा फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला जो होता है ए इनवर्स इक्वल 1/, जो सारणिक है, डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ये फॉर्मूले से है। और यहाँ पर व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा। तो प्रारंभिक रूपांतरण 6 होते हैं। प्रारंभिक रूपांतरण की संख्या 6 होती है। 6 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। इसमें से पंक्ति रूपांतरण 3 होते हैं और 3 होते हैं स्तंभ रूपांतरण। रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब प्रारंभिक रूपांतरण 6 हो गए। इसमें से 3 पंक्ति रूपांतरण है और 3 स्तंभ रूपांतरण है। 3 है रो ट्रांसफॉर्मेशन और 3 है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। पेपर में प्रश्न देगा, वो एक मैट्रिक्स दे देगा 1 2 3 4 और वो ये कहेगा कि प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा इस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो फिर चाहे आप पंक्ति रूपांतरण से कर लो चाहे स्तंभ रूपांतरण से, लेकिन कभी कभी नाम से पूछ लेता है। प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालो, या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा इस मैट्रिक्स का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो आपको पंक्ति और स्तंभ दोनों आना चाहिए। इसमें पहला जो है कि किसी मैट्रिक्स की कोई सी भी रो को किसी दूसरी रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स है, एक एग्जांपल से बताता हूँ।
एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4। अब अपनी सुविधा अनुसार जैसे प्रश्न में ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से किसी भी वो कॉलम को आप किसी भी वो को किसी दूसरी वो से चेंज कर सकते हैं। ऐसे C1 R1 को इंटरचेंज कर सकते हैं R2 से। तो देखो कैसे करेंगे, R1 R2 इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये R1 है, ये R2 है, पहली वो दूसरी वो, तो दूसरी पहली पे पहुंच जाएगी और पहली दूसरे पे आ जाएगी। इस तरह से किसी भी वो को पहली दूसरी पहली तीसरी को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा है किसी भी वो को चेंज कर सकते हैं किसी नॉन जीरो नंबर का इंटू करके। ऐसे RI कोई वो है उसमें K का इंटू कर दें, K इंटू RI। इसे कैसे समझेंगे, इसे समझते हैं। ऐसे आपको एक मैट्रिक्स दी है 1 2 3 4, तो आवश्यकता पड़ने पर आप R1 को चेंज कर सकते हैं 2R1। R1 में 2 का गुणा करके RI को चेंज करेंगे। ऐसे RI में K का इंटू करके, K नॉन जीरो है, अशून्य नंबर है, 2 ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। जैसे प्रश्न में आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता कैसे पड़ेगी, जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो अपने आप कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे पता लगेगा। तो ये हो जाएगा R1 में 1/2 का इंटू करना है, मीन्स 2 का भाग देना है 1/2, ये 2 का भाग देंगे 1 हो जाएगा, 3 4 ऐसे ही रहेगा। तो पहला है किन्हीं भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा है किसी रो में किसी अशून्य नंबर का नॉन जीरो नंबर का गुणा कर सकते हैं। और तीसरा है किसी रो में किसी दूसरी रो में किसी संख्या का गुणा करके जोड़ा या घटाया जा सकता है। ऐसे RJ ये कोई सी रो है, इसमें किसी नॉन जीरो नंबर का गुणा करके K नॉट इक्वल जीरो है, तो जीरो नहीं है, गुणा करके और किसी दूसरी रो में जोड़ या घटा सकते हैं। कैसे, ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, इसे समझेंगे। एक मैट्रिक्स ये है 1 2 3 2 1 4 3 2 1। अब ऐसे अपन को R1 को बदलना है, तो R1 को कैसे बदलेंगे, R1 यहाँ RI यहाँ तो RI को यहाँ लिखेंगे, R1 यहाँ तो R1 को यहाँ लिखेंगे। अब अपनी आवश्यकता अनुसार ऐसे R3 में 3 का गुणा कर दें और R1 में जोड़ दें। RJ कोई दूसरी जे I है जे J है, जे R1 है जे R3 है, तो R3 में या RJ में किसी नंबर का गुणा करके R3 में किसी नंबर का गुणा करके R1 में जोड़ दें, तो आपको मैट्रिक्स मिलेगी। R3 में 3 का गुणा करना है, इसमें 3 का गुणा करके R1 में जोड़ना है। 3 का इंटू करेंगे 9 और 1 में जोड़ेंगे 10, 3 का इंटू करेंगे 6 और 2 में जोड़ेंगे तो 8, और 3 का इंटू करेंगे 3 और 3 को 3 में जोड़ेंगे 6, और R2 और R3 ऐसा कैसे ही रहेगा। इस तरह से 3 पंक्ति रूपांतरण है। पहला है किन्हीं भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा है किसी भी रो में किसी भी अशून्य संख्या का गुणा या भाग किया जा सकता है। तीसरा है किसी रो में किसी दूसरी रो में किसी संख्या का गुणा करके जोड़ या घटा सकते हैं। इसी तरह से 3 स्तंभ रूपांतरण है। ऐसे किन्हीं भी दो कॉलम, स्तंभ माने कॉलम, किन्हीं भी दो कॉलमों को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। CI इंटरचेंज CJ। एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक मैट्रिक्स ये है 1 2 3 4 2 1 1 2 5। अब पहले कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो क्या आएगा, किसको करेंगे ये प्रश्न बताएगा। अभी तो अपन फर्स्ट कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है, तो थर्ड आ जाएगा 3 1 5, फर्स्ट में आ जाएगा 2 2 2
बीच में लिखा हुआ है ये 141 थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो किन्हीं भी दो कॉलमों को, चाहे फर्स्ट सेकंड को करें चाहे फर्स्ट थर्ड को करें, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो सेम है, जो रो में जो कॉलम है अगला भी सेम है। किसी भी कॉलम में किसी संख्या का गुणा करके, अशून्य संख्या का गुणा करके और चेंज कर सकते हैं सी आई, दोनों जगह आई रहेगा। पहली है तो पहली में ही करेंगे। एक एग्जांपल देते हैं, ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 1 3 1 5 4 5 3 4 5 2। अब C2 को चेंज करना है 5 का डिवाइड करके। C2 में 5 का डिवाइड, इंटू, डिवाइड मीन्स इंटू ही है, 1/5 का इंटू है। तो 5 का इंटू कर लो या डिवाइड कर लो, तो ये आपका आएगा C1 ऐसा का आएगा 1 2 4। इसमें 5 का डिवाइड करेंगे तो 2/5, 1/5 और 1 3 3 2। तो इस तरह से किसी भी कॉलम में किसी भी संख्या का गुणा या भाग किया जा सकता है। इसके बाद अगला इस टाइप का आएगा, ऐसे एक कॉलम है सी आई, इसको चेंज करेंगे सी आई प्लस के इंटू सी जे और कॉमा के नॉट इक्वल 0। अब इसको समझें, एक किसी मैट्रिक्स के किसी कॉलम में किसी संख्या का गुणा करके किसी दूसरे कॉलम में, जेवा कॉलम है, आईवा कॉलम है, जोड़ या घटा सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 2 1 4 5 2 3। अब C1 को चेंज करें तो C1 में जोड़ दें या C1 में से घटा दें, एक ही बात है, जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। और 2 का इंटू करके C3 में किसी कॉलम में किसी संख्या का गुणा करके किसी दूसरे कॉलम में जोड़ या घटा सकते हैं। तो क्या आएगा, अब आपको C3 में 2 का इंटू करना है तो C3 जो है C1 में जोड़ना है, तो 2 का इंटू करेंगे 6 और 1 में जोड़ोगे 7, 2 का इंटू करोगे 8 और 8 में 2 जोड़ोगे तो 10, और 2 का इंटू करोगे 6 और 6 और 5 11, और ये ऐसा कैसे 2 1 2 3 4 3। तो इस तरह से 3 पंक्ति रूपांतरण हैं और 3 स्तंभ रूपांतरण हैं। तो किसी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम ज्ञात करना है प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा, तो चाहे पंक्ति रूपांतरण द्वारा कर लो चाहे स्तंभ रूपांतरण द्वारा कर लो। पेपर में यदि स्पष्ट दिया है कि पंक्ति रूपांतरण से करो तो आपको पंक्ति रूपांतरण से करना पड़ेगा, और स्तंभ रूपांतरण से दिया है तो आपको स्तंभ रूपांतरण से करना पड़ेगा। अब कुछ नोट पॉइंट है इसमें, किसी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम यदि पंक्ति रूपांतरण से करना है, पंक्ति रूपांतरण के लिए फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे पेपर में प्रश्न आ गया कि पंक्ति रूपांतरण द्वारा मैट्रिक्स का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो A इक्वल आई ये लिखा जाता है। देखो आई का A में इंटू करेंगे तो A आएगा, तो A इक्वल A है, लेकिन पंक्ति रूपांतरण के लिए A इक्वल आई ये लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसमें पंक्ति रूपांतरण लगाएंगे, अपने जो 3 पंक्ति रूपांतरण है। पहला पंक्ति रूपांतरण है आर आई इंटरचेंज आर जे, दूसरा पंक्ति रूपांतरण है आर आई चेंज टू के इंटू आर आई, और तीसरा है आर आई चेंज आर आई प्लस के इंटू आर जे। इन तीनों में से कोई सा भी पंक्ति रूपांतरण लगा सकते हैं, कभी कभी तीनों भी लगते हैं। तो इस प्रकार रूपांतरण लगाएंगे कि जो आई ए वाला है वो तो आई में चेंज हो जाए। ए एक मैट्रिक्स आपको दी है 1 2 1 3, तो इसको इस तरह से अपन रूपांतरण लगाएंगे कि जो आई में बदल जाए, 1 0 0 1 आ जाए। तो इसमें इस तरह के ऑपरेशन लगाएंगे इन तीनों में से कोई से कि जो आई में बदल जाए।
और जो आई ऐसा कैसे ही रहेगा, ये जो मैट्रिक्स है वो बी में बदल जाए तो आई इक्वल, आई मैट्रिक्स है, आई मैट्रिक्स है वो बी में बदल जाएगा, ए ऐसा कैसे ही रहेगा, ए नहीं बदलेगा, तो आई इक्वल बी ए प्राप्त हो जाएगा। मैंने आपको व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स की परिभाषा लिखाई थी कि ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई, तो आपका बी ए इक्वल आई आ जाएगा। और इस स्थिति में ए इनवर्स बी होगा। इस स्थिति में, इन दिस सिचुएशन, ए इनवर्स इक्वल बी होगा। मतलब जो बी आएगा आपका नया मैट्रिक्स वो ए का इनवर्स होगा। इस बी को यहाँ रख देंगे तो ए का इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। तो पंक्ति रूपांतरण के लिए ए इक्वल आई ए लिखते हैं। ए इक्वल आई ए क्यों लिखते हैं? क्योंकि आई का ए में इंटू करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बस ऑपरेशन ऐसे लगाने हैं कि ए आई में चेंज हो जाए, आई बी में चेंज हो जाए, ए ऐसा कैसे ही चलेगा एंड तक। अब स्तंभ रूपांतरण के लिए फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, स्तंभ रूपांतरण के लिए ए इक्वल ए आई लिखते हैं, ए को पहले लिखते हैं और इस तरह से ऑपरेशन लगाएंगे कि आई ए आई में बदल जाए और ये ए ऐसा का ऐसा ही रहेगा और आई बी में बदल जाए। तो मैंने आपको परिभाषा बताई थी ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई, तो इसमें ए बी इक्वल आई आ जाएगा, ए बी इक्वल आई। और जब ए बी इक्वल आई आ जाएगा तो इस स्थिति में ए इनवर्स बी होता है। इस स्थिति में ए इनवर्स इक्वल बी होता है। तो ये जो बी आपका नया मैट्रिक्स आएगा वो ए का इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से पंक्ति रूपांतरण, रो ट्रांसफॉर्मेशन और स्तंभ रूपांतरण, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा किसी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से इस यूनिट की थ्योरी कंप्लीट हो गई। वीडियो को पॉज करके थ्योरी को समझें, नोट्स बनाएं और उसे लर्न भी करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। धन्यवाद।